तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण खा। आज की वीडियो बेसिकली सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। फिर चाहे वो बच्चे बीकॉम प्रोग्राम के हो या फिर बीए प्रोग्राम के हो। और न्यू वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो न्यू वीडियो है वो एग्जैक्ट किस टाइम पर आने वाली है और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट को वन शॉट में कवर कर देंगे जिसका नाम है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण खा। पूरे सब्जेक्ट को वन शॉट में कवर कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका सेशन है वो 1 आवर का अप्रोक्स रहे, लेकिन उससे भी 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 घंटे के अंदर हम आपकी पूरी जो ये बुक है उसे समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब लास्ट अटैम्प्ट में जो पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी कवर करेंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और मैं इस वीडियो में आपके साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर होते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं उन्हें चुटकियों में लर्न कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और जो ये हमारी पढ़ाई होगी ये काफ़ी ज़्यादा फन के साथ होगी, मतलब मज़े के साथ होगी। आप थोड़े से भी बोर नहीं होगे पूरे 1 घंटे के इस लेक्चर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो कि हमारी वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 1 दिन पहले देखते हैं, तो उनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से 1 दिन पहले वाली रात में देखते हैं, उनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। और सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और माइंड ब्लोइंग होते हैं। उन्हें हम सिग्मा बच्चे भी कहते हैं क्योंकि वो हमारी वीडियो को रास्ते में जाते हुए देख रहे होते हैं, पेपर से 10-15 मिनट पहले देख रहे होते हैं या फिर पेपर से 1-2 घंटे पहले देख रहे होते हैं। तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में लाई करते हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला हमारा क्वेश्चन है निबंध विधा पर लेख लिखिए। तो इसमें आपको निबंध विधा पर क्या लिखना है, लेख लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर में सबसे पहला हमारा पॉइंट है परिचय। परिचय मतलब निबंध के बारे में परिचय दे रखा है। निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, जो निबंध गद्य है वो साहित्य की क्या है, एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें किसी विषय पर लेख अपने विचारों, भावों और अनुभव को क्रमबद्ध और कलात्मक रूप से व्यक्त करता है। निबंध के थ्रू जो हमारा लेखक होता है वो अपने विचारों, भावों और अनुभव को क्या करता है, प्रकट करता है लोगों के सामने। अब बात करते हैं निबंध विधा की शाब्दिक अर्थ के बारे में। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। जैसे कि आपने निबंध देखा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में या फिर कभी ना कभी तो निबंध का नाम सुना ही होगा। उसमें सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से बांधा जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। अब बात करते हैं निबंध की विशेषताओं के बारे में। विषय की स्वतंत्रता। अब इसके अंदर लेखक के पास स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी तरह के टॉपिक को ले सकता है और उसके ऊपर क्या लिख सकता है, निबंध लिख सकता है। जो टॉपिक है वो हमारा सामाजिक भी हो सकता है, राजनैतिक भी हो सकता है और साहित्यिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, मतलब कुछ भी टॉपिक हो सकता है वो हमारा, जिसके ऊपर जो हमारा लेखक है वो निबंध लिख सकता है। दूसरी हमारी विशेषता है व्यक्तिगत स्पर्श। निबंध लेखक के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और शैली को दर्शाता है। इसमें मैं शैली का प्रयोग स्वाभाविक होता है। अब निबंध के माध्यम से लेखक कैसा सोचता है, उसका कैसा दृष्टिकोण है, वो लोगों को पता चलता है। तीसरा हमारा पॉइंट है विचारों की क्रमबद्धता। निबंध में विचार एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं जिससे पाठक विषय को आसानी से समझ सके।
मतलब निबंध के अंदर सारी चीज़ें ना एक अच्छे से ऑर्डर में लगी होती है, तभी तो हमें निबंध अच्छे से समझ में आएगा। अगर सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चौथा हमारा पॉइंट है भाषा की सरल और स्पष्टता। निबंध की भाषा आमतौर पर सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होती है। मतलब उसमें जो वर्ड लिखे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ठीक है, जिन्हें देखकर आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे और काफ़ी ज़्यादा सरल वे में लिखा जाता है, सरल तरीके से लिखा जाता है। मतलब अगर कोई भी उसे पढ़े ना तो उसे ईज़िली समझ में आ जाए। पांचवा हमारा पॉइंट है आकार की विविधता। निबंध छोटे या बड़े आकार के हो सकते हैं। मतलब जो हमारा निबंध है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। निबंध को आप इंग्लिश में ऐसे भी कहते हो ना, तो वही निबंध के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। तो आप इसमें कुछ अपने आप बना के भी पॉइंट लिख सकते हो। सबसे लास्ट हमारा पॉइंट है कलात्मक। एक अच्छे निबंध में विचारों की प्रस्तुति कलात्मक और रोचक होती है। अब निबंध के अंदर जो हम अपने विचार को प्रकट करते हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि वो देखने में या फिर सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तभी तो लोग उसे पढ़ेंगे। अगर उसमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगेगी, उन्हें पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग बाग जो आपका निबंध है वो अच्छे से क्या नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है प्रकार। मतलब जो निबंध होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं या फिर निबंधों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा विचारात्मक निबंध। इनमें किसी विचार, सिद्धांत या समस्या पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। मतलब विचार के ऊपर अगर जो निबंध है वो लिखा जा रहा है या फिर किसी समस्या के ऊपर लिखा जा रहा है तो वो हमारा विचारात्मक निबंध हो जाता है। वर्णनात्मक निबंध। इनमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दृश्य का विस्तृत वर्णन किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का अच्छे से, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हो, डिस्क्राइब किया हो, उसके बारे में अच्छे से समझाया गया हो, तो वो हमारा वर्णनात्मक निबंध होता है। तीसरा हमारा निबंध होता है भावात्मक निबंध। इनमें लेखक अपने भावों, संवेदनाओं और अनुभव को व्यक्त करता है, ठीक है, जिसमें अपने भावों को प्रकट करे, अपने अनुभव के बारे में बताए, वो हमारा भावात्मक निबंध हो जाता है। चौथा हमारा निबंध होता है कथात्मक निबंध। इसमें किसी घटना या कहानी का वर्णन किया जाता है। मतलब किसी घटना या फिर कहानी के बारे में बताया जाए तो वह हमारा कथात्मक निबंध हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट आ जाता है महत्व। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, निबंध विधा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों रखती है, उसके पीछे का रीज़न नहीं बताया था, वो अब मैं बताऊंगा। क्योंकि निबंध के थ्रू जो लेखक है वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। किनके सामने, लोगों के सामने, ठीक है। दूसरी बात, यह पाठकों को किसी विषय पर गहराई से सोचने और समझने में मदद करती है। अगर हम निबंध पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक पे गहराई से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लेखक ने ना वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा अनुभव के बाद उस निबंध के अंदर लिखी है, ठीक है, वो ऐसी ही नहीं लिखी जाती। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है यह भाषा और शैली के विकास में योगदान देती है, ठीक है। अब जिस भाषा में जो हमारे निबंध है वो लिखे जाएंगे तो उसी भाषा में जो लोग हैं, व्यक्ति है, वो पढ़ना उसे पसंद करेंगे, तो यह भाषा और शैली के विकास में भी योगदान देगी। चौथा हमारा पॉइंट है यह सामाजिक और साहित्यिक चर्चाओं को बढ़ावा देती है। तो हम बेसिकली जिस भी टॉपिक पर अपना निबंध लिखेंगे, लोग बाग उस टॉपिक पर ही अपनी जो मतलब माइंडसेट है उसे बढ़ाएंगे। मतलब उस चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आता है मेनली इससे, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, निबंध एक सशक्त और बहुआयामी विधा है जो लेखक और पाठक के बीच एक बौद्धिक और भावात्मक संबंध स्थापित करती है। यह विचारों के आदान प्रदान और ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो निबंध है ना वो एक ऐसी कला है जिसके द्वारा जो लेखक है वो अपने भावों को लोगों तक पहुंचा सकता है। मतलब ये आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन होती है ना, बातचीत, वो तो बोल के होती है, बट निबंध में जो व्यक्ति है वो अपनी जो गहरी बातें होती है, अपने अनुभव से प्राप्त करी है, जो भी उसने दुनियादारी में देखा है, जो भी उसने कथाएं सुनी है, वो जो सारी बातें हैं वो शेयर कर सकता है उस निबंध के द्वारा लोगों तक। हमारा क्वेश्चन है कहानी विधा का सामान्य परिचय दीजिए। तो सबसे पहले इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। आंसर में लिखा हुआ है परिभाषा, सबसे पहला पॉइंट।
कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का संक्षिप्त और रोचक वर्णन किया जाता है। तो कहानी के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। तो उसमें ना जो कहानी होती है वो मेनली एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बनाई जाती है। एक्साइटमेंट का मतलब क्या है मेरा, कि तुम जितना उसे पढ़ते रहोगे ना तो तुम्हें और एक्साइटमेंट होती रहेगी कि मैं आगे बढ़ूँ, कब ख़त्म हो, एंड में क्या होगा। तो वो ऐसे ही बनाई जाती है कहानी, तभी तो वो रोचक होती है काफ़ी ज़्यादा। अब दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है उद्देश्य। कहानी का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, ज्ञान देना, संदेश देना या किसी भावना को व्यक्त करना होता है। तो उद्देश्य मेनली क्या होता है, मनोरंजन करना हो सकता है लोगों का, ठीक है। कहानी से हमें ज्ञान भी मिलता है, कुछ कहानियों से ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। कुछ कहानियों से हमें कुछ संदेश भी मिलता है। कहानी तो तुम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो ना। कहानी हमें किसी भावना को भी प्रकट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है आकार। यह उपन्यास से छोटी होती है और इसमें सीमित संख्या में पात्र, घटनाएं और एक मुख्य भाव होता है। तो एक ही इसमें मेनली भाव होता है, ठीक है। जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर ही स्टोरी चलती रहती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें लिंक नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, जो कहानी होती है वो ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, मतलब मीडियम रेंज में होती है। आप पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से तो आपको पता ही होगा। चौथा हमारा पॉइंट है केंद्र। कहानी आमतौर पर किसी एक मुख्य घटना, एक मुख्य पात्र या एक मुख्य समस्या के चारों ओर घूमती है। मतलब इसके अंदर हम बात तो एक मुख्य घटना की करते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्लाइमैक्स डाल देते हैं ताकि वो काफ़ी ज़्यादा रोचक हो जाए, ठीक है। पांचवा हमारा पॉइंट आ जाता है चरित्र चित्रण। इसमें पात्रों का संक्षिप्त और आवश्यक चित्रण किया जाता है। उपन्यास की तरह विस्तृत चित्र विकास नहीं होता। मतलब कहानी के अंदर जो हमारे चरित्र होते हैं उनका जो चित्रण है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करा जाता है और उनकी मेन मेन बातें बताई जाती है, ठीक है। उनके बारे में डिटेल जानकारी नहीं होती, ठीक है। उनकी जो मुख्य विशेषताएं होती है ना, खाली वही बताई जाती है। छठा हमारा पॉइंट है कथानक। कहानी में एक सुव्यवस्थित और तेजी से आगे बढ़ने वाला कथानक प्लॉट होता है जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत होता है, ठीक है। कथानक का मतलब मेनली क्या है कि इस जो कहानी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं खिंचती हमारी। मतलब स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ हो जाता है, फिर बीच का एक पैराग्राफ हो जाता है और एंडिंग का एक पैराग्राफ हो जाता है, ठीक है। मतलब जो बातें होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करते उसे। सातवां हमारा पॉइंट आ जाता है भाषा। इसकी भाषा सरल, सहज और आकर्षक होती है, ठीक है। निबंध की तरह ही होती है, सेम ये वाला पॉइंट सेम हो गया। भाव, कहानी के थ्रू हम भाव प्रकट कर सकते हैं अपना, ठीक है। भाव हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे प्रेम भी हो सकता है भाव के अंदर, घृणा भी हो सकती है, करुणा भी हो सकती है, हास्य भी हो सकता है, मतलब हंसी वाला। पांचवा हमारा पॉइंट आ जाता है अंत। कहानी का अंत आमतौर पर चौंकाने वाला होता है या फिर कोई हमें संदेश देता है, ठीक है, या फिर कोई भाव को प्रकट करता है, जो कि मतलब एंड में ना, कहानी के एंड में हर एक व्यक्ति को या तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है, या तो रोना आ जाता है, ठीक है, या तो काफ़ी ज़्यादा हंस जाता है। तो इस तरीके से ही होती है ना हमारी कहानी। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो यार, कुछ कहानी तो चलती रहती है ना उसमें, तो एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अलग ही होती है। 10th हमारा पॉइंट आ जाता है प्रकार। कहानी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी, विज्ञान कथा, बाल कहानी। मतलब कहानी तो यार जिसके ऊपर बना दो उसके ऊपर बन सकती है ना। अब मैं बैठे बैठे कुछ भी कहानी बना सकता हूँ, वो भी किसी प्रकार में आ जाएगी। अगर मैं पुरानी बातों की मतलब पुरानी बातों के ऊपर कोई कहानी बनाऊं तो वो मेरी ऐतिहासिक कहानी हो जाएगी। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की बात करें तो जो कहानी होती है वो एक छोटी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण रचना है जो किसी एक मुख्य विचार या घटना पर केंद्रित होती है। मतलब जो कहानी है ना उसके अंदर कोई उद्देश्य होता है, ठीक है, या फिर वो रोचक हो सकती है। और जो कहानी होती है वो मेनली किसी विचार या फिर घटना पर केंद्रित होती है। ऐसे ही कहानी नहीं बनाई जाती, ठीक है। अगर मैं भी कहानी बनाऊंगा तो मैं एक किसी घटना के बारे में सोच के बनाऊंगा। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुरासा निबंध में निहित व्यंग की समीक्षा कीजिए। मतलब जो दुरासा है उसके अंदर जो निबंध है, मतलब जो दुरासा है वही एक निबंध है, उसके अंदर जो व्यंग करे गए हैं ना
उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है साधारण इच्छा गहरा व्यंग। बालकुमुद गुप्त एक मामूली इच्छा, कांग्रेस पंडाल में कुर्सी पाना के माध्यम से तत्कालीन समाज और राजनीति पर व्यंग करते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्शन के बारे में कुछ बातें करी जा रही है जिसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी है जो कि कुर्सी पाने की लालसा में आपस में झगड़ते रहते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारे बालकुमुद है उन्होंने क्या करा है, व्यंग करा है। मानवीय कमजोरी पर कटाक्ष, कुर्सी के लिए लोगों की लालसा। अब इलेक्शन होते हैं जब हमारे, ठीक है, मेनली ये पुराने टाइम की बात करी गई है, तो जो कुर्सी होती है मेनली इलेक्शन को जीतने के लिए हर लोगों के मन में ना लालच आ रखा होता है। ठीक है, तो उसे लालसा का कहा गया है यहाँ पर। धक्का मुक्की और चापलूसी, जिसके लिए जो लोग बाग है ना वो चापलूसी भी करते हैं। तो एक दुरासा के अंदर भी यही व्यंग करा है उन्होंने कि लोग ना चापलूसी भी कर रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग। कांग्रेस पंडाल और कुर्सी की चाहत के जरिए राजनीतिक व्यवस्था में पदों और सम्मानों के लिए मची होड़ पर कटाक्ष करते हुए, तो इसके अंदर कांग्रेस पार्टी पर भी व्यंग करा गया है और बाकी सारी राजनीतिक पार्टी पर भी व्यंग करा गया है कि वह ना कुर्सी को किसी भी तरीके से बस पाना चाहती है, कुर्सी की चाहत रखती है। चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है सहज और विनोदी भाषा। गुप्त सरल भाषा में गहरी व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं, उनकी शैली में हास्य और कटाक्ष का मिश्रण है। मतलब जो हमारे बालकुमुद गुप्त है ना, जो वो बात कहते हैं वो सारी एक हंसी के वे में कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो बातें होती है उनके अंदर कोई ना कोई पॉइंट भी होता है। पांचवा हमारा पॉइंट है उपेक्षा बनाम वास्तविकता। लेखक की छोटी सी इच्छा और उसे पाने की मुश्किलों का विरोधाभास प्रभावी व्यंग पैदा करता है, आदर्शों और वास्तविकता के अंतर को दिखाता है। लेखक बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर छोटी सी इच्छा रखता है और उन्हें पूरी करने के लिए जो मुश्किलें आती है, तो लेखक ने उन चीज़ों के बीच का अंतर बताया है। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है सामाजिक अवसरवादिता पर प्रहार। यह निबंध सामाजिक दिखावे और अवसरवादिता पर भी व्यंग करता है। कुर्सी सामाजिक प्रतिष्ठा की लालसा का प्रतीक है। मतलब जो कुर्सी है ना, कुर्सी पाने के लिए जो हमारी जितनी भी सारी पार्टीज़ होती है जो कि इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है, वो दिखावा करती है लोगों के सामने कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए, बहुत कुछ चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ दिखावा होती है। जो उनका मेन मोटिव होता है, जो उनकी मेन इच्छा होती है, वो कुर्सी को पाना होता है। ठीक है, जितने भी ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ ना, ये आपके पेपर में आ रखे हैं। तो कैसे भी करके ना आपको इन्हें अच्छे से रट्टा मारना है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस याद कर लेना इन्हें। ठीक है, अगर कंक्लूज़न की बात करें तो एक दुरासा एक तीखा व्यंग है जो साधारण घटना से मानवीय, राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष करता है, गुप्त की सहज शैली से प्रभावी बनाती है। मतलब एक दुरासा एक ऐसा निबंध है जिसके अंदर जो हमारे बालकुमुद गुप्त है ना, उन्होंने राजनीतिक चीज़ों पर, ठीक है, और सामाजिक जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है उनके ऊपर ना व्यंग करा है। ठीक है, मतलब उनके बारे के में पोल खोली है, उनके बारे में बताया है, उनके बारे में सारी चीज़ें अनलॉक करी है। ठीक है, उनका जो मेन छुपिया है ना, उनके अंदर जो इच्छा छुपी है उसके बारे में बताया इस व्यंग के द्वारा। हमारा क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश लिखिए। मतलब आपको मजदूरी और प्रेम का जो निबंध है उसके बारे में क्या लिखना है, सारांश लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा शारीरिक श्रम का महत्व। सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध में, मतलब जो हमारे लेखक हैं, इस निबंध में शारीरिक श्रम यानी मजदूरी के महत्व को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा आनंद और पवित्रता शारीरिक श्रम में निहित है। मतलब मजदूरी करके हम सच्चा आनंद और पवित्रता ले सकते हैं। प्रेम का आधार, लेखक प्रेम को जीवन का सार मानते हैं और इसे सच्ची मजदूरी का आधार बताते हैं।
उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रेम भाव से काम करता है तो उसकी मजदूरी और भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। अगर हम किसी भी काम को प्रेम भाव से करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है वो काम, ठीक है? क्योंकि जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगा फिर। तीसरा हमारा पॉइंट है विभिन्न रूपों में मजदूरी। पूर्ण सिंह मजदूरी को केवल धन कमाने का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे सेवा, कला और कर्तव्य के रूप में भी देखते हैं। वे किसान, चरवाहा, कलाकार और गृहिणी के कार्य को प्रेम और सेवा की मजदूरी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब उनका मानना है जो मजदूरी है वो एक कला है, ठीक है? जैसे हमारे किसान होते हैं वो खेतों के अंदर मजदूरी करते हैं, ठीक है? तो वो एक कला है। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं नॉर्मली, अगर हम उस पे प्रेशर लेके करते हैं ना तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम उसे प्रेम भाव से करेंगे, अगर हमें उसे इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ को करने में, तो हमें वो पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती है, ठीक है? फोर्थ हमारा पॉइंट है आत्मा की शुद्धि। लेखक का मानना है कि प्रेम पूर्वक किया गया श्रम आत्मा को शुद्ध करता है। अगर प्रेम से कोई भी काम करा जाता है तो वो आत्मा को शुद्ध करता है और मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करता है, अंदर से भी शांति प्रदान करता है। यह काम केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि आत्म विकास का मार्ग है। अपनी आत्मा का भी क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं, ठीक है? पांचवा हमारा पॉइंट है पश्चिमी सभ्यता पर कटाक्ष। पूर्व सिंह पश्चिमी सभ्यता की उस मानसिक पर व्यंग करते हैं जो शारीरिक श्रम को हे दृष्टि से देखते हैं और केवल बौद्धिक कार्यों को महत्व देते हैं। वे भारतीय संस्कृति में श्रम का महत्व को उजागर करते हैं। उनका काम खाली ये नहीं है कि जो मेहनत कर रहा है व्यक्ति या फिर मजदूरी कर रहा है व्यक्ति, वो खाली अपने काम को पूरा करने के लिए कर रहा है, ठीक है? उनका मानना मेनली ये है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, उसे खाली अपने मानसिक विकास को नहीं बढ़ाना, मानसिक विकास के साथ साथ उसे अपने आत्म विकास भी करना है। प्रेम भाव से करना है सारी चीज़ें, क्योंकि अगर प्रेम भाव से करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है प्रकृति से जुड़ाव। निबंध प्रकृति और श्रम के अटूट संबंध को दर्शाता है। किसान और चरवाहे का जीवन प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव रखता है और उनका श्रम प्रेम और आनंद से भरा होता है। मतलब वो जो भी काम करते हैं ना वो प्रकृति से मिला हुआ होता है। फसल उगाएंगे प्रकृति के अंदर ही तो उगा रहे हैं। चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं, वो प्रकृति के अंदर ही तो चराते हैं, तो वो प्रकृति से मिले हुए हैं, ठीक है? आगे लिखा हुआ है हमारा निस्वार्थ सेवा। लेखक निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य की सच्ची मजदूरी मानता है, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। माँ अपने बच्चे की सेवा करना इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब उनका मानना यह है अगर कोई भी हम काम निस्वार्थ होकर करते हैं, मतलब हमें, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई भी ये मोटिव नहीं है कि बड़े होकर मुझे कोई नौकरी मिलेगी अच्छी, ठीक है, मुझे कहीं पर जॉब मिलेगी या फिर मुझे एक अच्छी सैलरी वाली कुछ भी चीज़ मिलेगी, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, खाली मैं निस्वार्थ होकर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो काम है ना जो मैं कर रहा हूँ उसका कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। या फिर दूसरा मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, सबसे बेस्ट है जो कि होता है माँ और बेटे के बीच में। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है जब वो छोटा होता है, तो क्या बच्चा उसे पैसे देता है? नहीं ना। माँ निस्वार्थ होकर अपने बच्चे की सेवा अच्छे से करती है, ठीक है? तो अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो मजदूरी और प्रेम निबंध शारीरिक श्रम के महत्व, प्रेम के आधार के रूप में मजदूरी, मजदूरी का व्यापक अर्थ, आत्मा की शुद्धि में श्रम की भूमिका और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर देता है। यह पश्चिमी सभ्यता के श्रम के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करता है और भारतीय संस्कृति में इसके महत्व को भी स्थापित करता है। मजदूरी का मतलब है कि अपने आत्म विकास करना, ठीक है? तो आत्मा की शुद्धि करना, इसका मतलब है मजदूरी करना। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो मजदूरी है उसका खाली मानसिक विकास होता है, खाली काम पूरा होना चाहिए, तो इसकी आलोचना करी है हमारे लेखक ने। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अभी भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका जो हिंदी में इंटरेस्ट है ना वो खोता ही जा रहा है। क्योंकि मैं मेनली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10th के बाद डायरेक्ट उन्होंने कॉमर्स ली, ठीक है? कॉमर्स विद मैथ वाले कुछ बच्चे होंगे जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट था ही नहीं,
ठीक है, तो उन्हें हिंदी अब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है और समझ में भी नहीं आती। तो इसका मेनली एक ही सॉल्यूशन है, आप चीज़ों को बारंबार रिवाइज़ करो। अगर बारंबार रिवाइज़ करोगे ना तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारा रेस्ट टाइम आ चुका है, तो जिसमें कि हमें कोई शायरी बोलनी है। तो अर्ज़ किया है, वाह 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 तो बोलो भाई। देखो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं मैंने आपके फ़ोनों में, जिसके थ्रू मुझे पता चल जाता है आप वाह 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 बोल रहे हो या फिर नहीं बोल रहे हो। मतलब उसके अंदर माइक भी है ना, उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है। तो शायरी हमारी कुछ ऐसी है कि हमें ज़रूरत नहीं महीने पहले पढ़ने की, कि हमें ज़रूरत नहीं महीने पहले पढ़ने की, हमारे दिमाग के अंदर है अनंत ज्ञान का वास। कि हमारे दिमाग के अंदर है अनंत ज्ञान का वास। हम तो पढ़ते हैं एक दिन पहले, देखते हैं वन शॉट वीडियो और हो जाते हैं पेपर में पास। ठीक है, तो जैसी भी लगी अभी बनाई है तो बता देना कमेंट में, ठीक है। वैसे ख़राब ही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रेखा चित्र विधा के आधार पर बिबिया की आलोचना कीजिए। नाम कितना तगड़ा है यार, बिबिया। तो बिबिया के बारे में आपको आलोचना करनी है। आलोचना मतलब चुगली टाइप, ठीक है। तो बिबिया का चित्र, क्या लेखक ने बिबिया का साफ और सजीव चित्र बनाया है। आलोचना करनी है मतलब कमियां बतानी है आपको एक तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट है बिबिया का चित्र, क्या लेखक ने बिबिया का साफ और सजीव चित्र बनाया है। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या हमें उसकी झलक मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा लेखक का अनुभव, क्या लेखक ने बिबिया के बारे में अपने खास अनुभव बताए हैं। क्या ये अनुभव बिबिया को असली दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा। तीसरा है हमारा भाषा का तरीका, क्या लेखक की भाषा सरल और सीधी है। क्या उसे अच्छे शब्दों से बिबिया को उभारा है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया भावनाओं का जुड़ाव, क्या बिबिया को पढ़कर हमें कुछ महसूस होता है। क्या लेखक ने उसकी भावनाओं को अच्छे से दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। ये आप सारे याद करके चले जाना, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा कोई खास बात, क्या लेखक बिबिया के बारे में कुछ खास बात कहना चाहते हैं। क्या वह बात हमें समझ आती है। मतलब आप आलोचना कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हो कि क्या क्या लेखक ने ये चीज़ें करी है या फिर नहीं करी। रेखा चित्र जैसा है, क्या यह रचना एक छोटा मतलब छोटे और खास चरित्र का चित्र है या कहानी जैसा लगता है, ठीक है। तो हमने बिबिया के बारे में आलोचना करी है इन पॉइंटों के थ्रू। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है सूखी डाली के बारे में कुछ पूछा है कि सूखी डाली की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। सूखी डाली की मूल संवेदना आसान शब्दों में लिखी हुई है आपके बारे में, आपके लिए, ठीक है। सूखी डाली नाटक की मुख्य भावनाएं, परिवार का महत्व। तो सूखी डाली में सबसे पहले हमें बताया गया है परिवार के महत्व के बारे में। यह नाटक बताता है कि परिवार एक साथ मिलकर रहने से मजबूत रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बड़ों का सम्मान। नाटक में दिखाया गया है कि घर के बड़े बुजुर्गों की बात मानना और उनका आदर करना ज़रूरी है। तो भाई आज की डेट में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना बड़े बुजुर्गों को दो, और बड़े बुजुर्गों में अपने मम्मी और पापा को। इनके अलावा अपने लाइफ में किसी को भी प्रायोरिटी मत दो भाई तुम, क्योंकि यही है एक ऐसे व्यक्ति है जो कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक तुम्हारी लाइफ के अंदर खड़े रहते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा बच्चे काफ़ी ज़्यादा होशियार है तो उन्हें ये बातें गलत भी लग रही होंगी। तीसरा हमारा पॉइंट है पीढ़ी का अंतर। यह नाटक पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों में आने वाले फ़र्क को दिखाती है। तो ये तो आपको पता हुआ है, कपड़ों में ही डिफरेंस आप देख सकते हैं कि पुरानी जो पीढ़ियाँ थी, पुराने टाइम में लोग कैसे कपड़े पहनते थे और करंट टाइम में कैसे पहनते हैं। बदलाव का स्वीकार, नाटक यह भी कहता है कि समय के साथ बदलाव आता है और हमें उसे अपनाना भी चाहिए। हाँ, तो सूखी डाली के अंदर ये भी बताया गया है कि समय के साथ बदलाव आता है और बदलाव को अपनाना भी चाहिए, ठीक है। एक जुटता की शक्ति,
ये तो एकजुटता में शक्ति होती है, आपको पता है। अगर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए और वो अपना फिर काम करें तो उसमें अलग ही शक्ति होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमें सूखी डाली में बताए गए हैं। कंक्लूजन के बारे में बात करें इस क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है सूखी डाली परिवार के साथ रहने, बड़ों का सम्मान करने, बदलाव को अपनाने और एकजुट रहने की भावना को दर्शाती है। तो ये सारे पॉइंट हमारी सूखी डाली में कवर करे गए। हमारा क्वेश्चन है चीफ की दावत में माध्यम वर्ग टिप्पणी लिखिए। मतलब चीफ की दावत जो आपकी स्टोरी है उसके बारे में आपको क्या लिखनी है, एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। चीफ की दावत में मध्यम वर्ग सरल टिप्पणी, सरल वे में ही लाते हैं वैसे भी हम आपके लिए। सबसे पहले भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत, मतलब जो इसके लेखक है वो हमारे भीष्म साहनी है, में मध्यम वर्ग अपनी दिखावे की प्रवृत्ति और सामाजिक दबाव में फंसा हुआ दिखाया गया है। चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, नीचे बढ़ते हैं। दिखावा, कहानी में माँ और बेटा दोनों ही चीफ को खुश करने के लिए अपनी असलियत छुपाते हैं। लोग मेनली ऐसे ही करते हैं कि दिखावा आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चलता है। मतलब घर में अगर उनकी घर की कंडीशन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बाहर ऐसे दिखाएंगे कि वो कितने ज़्यादा अरबपति या फिर करोड़पति है। यही चल रहा है ना आज की डेट में, दिखावा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसी ही चीफ की दावत में वो चीफ को खुश करने के लिए जो माँ और बेटे हैं वो अपनी असलियत को छुपाते हैं। वे अपनी गरीबी और साधारण जीवन को छिपाकर एक अमीर और आधुनिक परिवार का दिखावा करते हैं। समझ में आ गया होगा ये आपको। सामाजिक दबाव, बेटे पर चीफ को दावत देने और तरक्की पाने का दबाव है। माँ भी बेटे की खुशी और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाती है। ठीक है, तो माँ भी उसका साथ ही दे रही है। आगे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, अंदरूनी विरोधाभास। मध्यम वर्ग बाहर से आधुनिक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह अपनी पुरानी परंपराओं और मूल्यों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। माँ का चारपाई छिपाना और फिर से उसे निकालने का निर्णय इस विरोधाभास को दिखाता है। अब भाई व्यक्ति कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन जो उसका रियल कैरेक्टर है ना वो उसे दुबका नहीं सकता। ऐसी जो माँ है वो कभी चारपाई को दुबका देती है और कभी चारपाई को निकाल लेती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है स्वार्थ और मजबूरी। कहानी में रिश्तों में भी स्वार्थ और मजबूरी दिखाई देती है। ये आज की डेट में चल रहा है यही सारी चीज़ें। बेटा अपनी तरक्की के लिए माँ का इस्तेमाल करता है और माँ बेटे की खुशी के लिए मजबूर होकर सब कुछ सहती है। भाई माँ तो माँ होती है ना। कंक्लूज़न बात करें इसकी कंक्लूज़न के, तो चीफ की दावत में मध्यम वर्ग तरक्की और सामाजिक स्वीकृति की चाह में अपनी पहचान खोता हुआ दिखावा और जीवन जीता हुआ दिखाया गया है। यह वर्ग सामाजिक दबाव और अपनी इच्छाओं के बीच में फंसा हुआ है। मतलब सामाजिक दबाव लोगों के ऊपर इतना बढ़ जाता है कि वो चाहकर भी जो अपनी रियल कैरेक्टर है ना, मतलब जो अपनी रियल कंडीशन है वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा करा तो उनकी जो इज्जत है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में प्रेम टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो टिप्पणी लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है निस्वार्थ प्रेम। लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति प्रेम बिना किसी स्वार्थ के है। वह बदले में कुछ नहीं चाहता, बस उसकी खुशी चाहता है। तो ये तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आई होप। बलिदान का प्रेम, अपने प्रेम को निभाने के लिए लहना सिंह अपनी जान भी दे देता है। यह उसके प्रेम की गहराई को दिखाता है। मतलब जो उसने कहा था कहानी है, जो भी ये कहानी दे रखी है उसके अंदर लहना सिंह के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट है ना हम उन्हें कवर कर रहे हैं टिप्पणी के अंदर। तीसरा है याद रखने वाला प्रेम। सूबेदारनी बचपन में लहना सिंह से मिली थी, पर लहना सिंह उसे और उसकी बात को कभी नहीं भूलता। यही सारी चीज़ें यार, लड़के कभी नहीं भूलते। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कर्तव्य से जुड़ा प्रेम। लहना सिंह का प्रेम उसे अपने कर्तव्य निभाने की शक्ति देता है। वह सूबेदारनी के कहे वचन को अपना कर्तव्य मान लेता है। मतलब जो भी लड़की कहती है वो उसे ही फॉलो कर लेता है। ये ही आज के कल्चर में चल रहा है। सारी चीज़ें आज की वाली है, बस तुम्हें बना के लिखना है। बस इसमें से थोड़ा थोड़ा कंक्लूज़न ले लो, फिर बना के लिख देना पेपर में। अधूरा रह गया प्रेम।
ये वर्षों से चलती आ रही है परंपरा, तो इसमें भी रहना ही था, सिंपल सी बात है। कहानी में लहना सिंह और सूबेदारनी का प्रेम पूरा नहीं हो पाता, पर यह अमर हो जाता है बातों में। तो अमर ही होता है आज की डेट में, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो उसने कहा था, मैं प्रेम निस्वार्थ, बलिदान भरा और याद रखने वाला है, जो कर्तव्य से जुड़ा है और अधूरा रहकर भी अमर हो जाता है। तो उसने कहा था कहानी में जो प्रेम है वो निस्वार्थ था, उसमें बलिदान देना पड़ा उसे, ठीक है, और वो अधूरा रहकर भी जो प्रेम है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो जो भी नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर करे हैं, लेकिन प्रिपरेशन में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आज की डेट में कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती यार, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। तो इन नोट्स का मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा अमाउंट रखा है, जो कि है 29 रुपीज़। इन नोट्स को ख़रीद के आपका क्या फ़ायदा होगा? अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करोगे, सबसे पहले तो ये हमारी टीम की हेल्प करेगी, ठीक है। वो तो सिंपल सी बात है, सीधी बात करो, अगर मैं घुमा फिरा के भी करूँ तो आपको चीज़ें समझ में तो आती होंगी ना, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी ये टीम की हेल्प करेगी, हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड मिलेगा, मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए, ठीक है। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेन बात है, अगर आप नोट्स परचेज करते हो तो जो भी ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, अब वीडियो तो आगे पीछे करके बारंबार देखोगे नहीं। अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ अच्छे से दे दिया जाए तो आप कभी भी स्क्रॉल ऊपर नीचे करके जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो रिवाइज कर सकते हो। और आपको ये नोट्स परचेज करने हैं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो, ठीक है, कर लेना भाई, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर 29 रुपीज़ में कोई पेपर पास हो रहा है तो भाई कर लो मेरे हिसाब से तो, और बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, ठीक है। मेनली अगर आप ये नोट्स परचेज करो तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। ये नहीं कि नोट्स परचेज करके खाली पड़े हैं, नोट्स परचेज करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। एग्ज़ाम से अगर एक दिन पहले परचेज करें तो उसकी रात को अच्छे से रिवाइज करके सो जाओ, या फिर एग्ज़ाम के रात को परचेज कर लिया, आपको नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो सुबह उठ के पढ़ के जाना अच्छे से, वेस्ट नहीं जाने चाहिए आपके पैसे और मेरी मेहनत भी। तो प्लीज़ नोट्स को परचेज कर लेना और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको ये प्रसंग दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको ना इन्हें डिस्क्राइब करना है। तो पहला प्रसंग हमारा है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों को जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले को कभी घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। तो ये आपको ना प्रसंग दे रखा है कुछ, ठीक है, तो आपको इसे डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हमें अगर इस तरीके का प्रसंग आ जाए तो आपको क्या करना है, आंसर में सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ, ठीक है। मतलब जो ये पंक्ति है ये किसने लिखी है उसके बारे में बताना है। यह पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था से ली गई है। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और मानवीय भावनाओं को दर्शाती है। इस अंश में बड़े शहरों और अमृतसर के वातावरण तथा लोगों के व्यवहार का कॉन्ट्रास्ट किया गया है। मतलब जो ये कहानी है ये चंद्रधर शर्मा है उन्होंने लिखी है, ठीक है। उस कहानी में से छोटी सी सप्रसंग लिया गया है, उस कहानी का नाम क्या था, उसने कहा था। ये जो कहानी है ये मेनली किसके व्यवहार को दर्शाती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास गाड़ी होती है, ठीक है, और अमृतसर में कैसा वातावरण चल रहा है उनके बारे में जो ये कहानी है वो दर्शाती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है प्रसंग। लेखक बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की कठोर भाषा और असंवेदनशील व्यवहार का वर्णन करते हैं। तो
लेखक ने इस व्यंग में जो भी ये सब प्रसंग दे रखा है, इसमें वो बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े गाड़ी वाले होते हैं, उनकी जो भाषा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। आपने भी देखा होगा रास्ते में आते हुए कि कोई रिक्शा वाला मेनली जा रहा है, ठीक है, अगर पीछे से किसी गाड़ी वाले ने आके उसमें ठक्कर भी मार दी ना, तो वो फिर भी गलती रिक्शे वाले की ही निकलती है, ठीक है, वो उसके ऊपर चौड़ा हो जाता है कुछ इस टाइप से। वे उनकी कटु बातों और राहगीरी के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये पर व्यंग करते हैं। वो उनकी बेइज्जती करते हैं तो उस पर ही इन्होंने व्यंग करा है। इसके विपरीत वे अमृतसर के बम्बू काट वालों की मधुर बोली को शांतिदायक बताते हैं। अमृतसर में कुछ काट वाले जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, घोड़ा आगे जुड़ा होता है, पीछे लकड़ का कुछ पहिए लगे रहते हैं, कुछ उस तरीके से आपने देखा होगा। तो उन लोगों की बोली को उन्होंने मधुर बताया है, और जो हमारे शहर वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनको जो उनकी बोली है उनको उन्होंने क्या बताया है, काफ़ी ज़्यादा कठोर बताया है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है व्याख्या। पहले आपने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले पॉइंट में आपने लिखा संदर्भ, ठीक है, मतलब किसने जो स्टोरी है वो लिखी है। प्रसंग में ऊपर ऊपर से आपको क्या समझ में आ रहा है वो मेनली लिखना है। उसके बाद व्याख्या, मतलब जो हर एक पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उनको आपको व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला पॉइंट है, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों को जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छील गई है और कान पक गए हैं। इसका मतलब क्या है, यह पंक्ति बड़े शहरों वालों जो भी बड़े शहर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं बड़े बड़े लोग, गाड़ी वालों की कठोर और अपमानजनक भाषा को दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जबान के कोड़े मतलब उनकी आवाज़ ही ऐसी होती है, मतलब व्यक्ति से वो बात ही इस व्यवहार में करते हैं कि वो कोड़े की तरह रखते हैं। उनकी कड़वी बातों की तुलना चाबुक की मार से करते हैं, ठीक है, जो मानसिक रूप से पीड़ादायक होते हैं। मतलब चोट तो लोगों को पहुंचाते नहीं है, लेकिन उनके मानसिक रूप से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कान पक गए हैं, उनकी ककर्स वाणी से लोगों की अत्यधिक निराशा को व्यक्त करता है। मतलब उनकी बातें सुन सुन कर ना जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यार बेबस हो चुके हैं, मतलब ठीक है। आपने ये जो एग्जाम्पल है अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कभी, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब, ठीक है। अगली हमारी लाइन थी, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। इस पंक्ति का मतलब क्या है, लेखक उन लोगों से आग्रह करता है जो बड़े शहरों के गाड़ी वालों की कठोरता से परेशान हैं। अमृतसर के बम्बू काट वालों की मधुर बोली को एक शांतिकारक मरहम के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। मतलब जो भी गाड़ी वालों से परेशान है ना बड़े बड़े, वो अपने मरहम की जगह ना जो बम्बू काट वाले लोग हैं उनके जो बोल है उसे अप्लाई कर सकते हैं मरहम की जगह, ठीक है, क्योंकि उनकी बोली काफ़ी ज़्यादा मधुर है। आगे लिखा हुआ है हमारा, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए के वाले को कभी घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थित करते हैं। तो इस पंक्ति का क्या मतलब है, यह इक्के गाड़ी वालों के क्रूर व्यवहार को दर्शाता है जहां वे घोड़े को बेरहमी से चाबुक से मारते हैं। अब कुछ गाड़ी वाले जो मतलब घोड़ा जुड़ा हुआ होता है आगे, ठीक है, तो वो चाबुक से ना काफ़ी तेज़ी से मारते हैं उन घोड़े को, ठीक है, आपने देखा भी होगा। घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थित करते हैं एक व्यंग्यात्मक मुहावरा है जिसका अर्थ है घोड़े को बुरी तरह से गाली देना, ठीक है। अब वो एक तरीके से जब घोड़ा नॉर्मली चलता नहीं है वो पीछे से ताबुक मारते हैं और ये घोड़े की नानी से अपना निकट का संबंध स्थित करते हैं। इसका मतलब है कि वो घोड़े को मन में गालियाँ देते हैं। आगे, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। यह राहगीर के प्रति, अब इस पंक्ति का क्या मतलब है हमारा, यह राहगीर के प्रति इक्के गाड़ी वालों के तिरस्कारपूर्ण रवैया को दर्शाता है कि जो रास्ते में लोग चल रहे हैं उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार है। आँखों के ना होने पर तरस खाना वास्तव में उपहास और असहिष्णुता का भाव व्यक्त करता है, मानो पैदल चलने वालों की गलती है। मतलब ठोकेंगे वो, ठीक है, और तरस ऐसे दिखाएंगे जैसे पैदल चलने वालों की गलती है। मेनली गलती उन्हीं की होती है। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चीतकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। यह इक्के गाड़ी वालों की स्वार्थी और असंवेदनशीलता, मतलब उनका पैर भी पीट के चले गए फिर भी बोलते हैं कि गलती
हमारी है, ठीक है। दुर्घटना में पैदल चलने वालों को चोट लगने पर भी वे खुद को पीड़ित महसूस करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। मतलब जिसके चोट लगी है उसके बारे में तो सोचेंगे नहीं, ठीक है, फिर भी बोलेंगे अबे यार मेरी गलती है, गाड़ी के सामने आ गया। अपने आप को ही सोचेंगे कि मैं ही पीड़ित हुआ हूँ जैसे। तो क्वेश्चन में वही सेम बात लिखी हुई है, निम्नलिखित सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। मतलब इसको आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के सामने माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं ओर झूल रहा था और मुंह से लगातार खर्राटों की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। यह पंक्ति भीष्म साहनी द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी चीफ की दावत से ली गई है। चीफ की दावत स्टोरी के कुछ क्वेश्चन ऊपर भी आए थे, आपने देखे होंगे। यह कहानी भारतीय समाज में पश्चिम संस्कृति के आधुनिकीकरण और पारिवारिक मूल्यों के विघटन पर प्रकाश डालती है। उक्त अंश में सामनाथ अपने घर पर एक विदेशी मेहमान चीफ के लिए आयोजित दावत की तैयारी के बीच अपनी बूढ़ी माँ की स्थिति सतबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीफ की दावत से स्टोरी ली गई है हमारी, मतलब जो ये पंक्ति है ऊपर, तो उसके बारे में पूरा बताया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग के बारे में। सामनाथ ने अपनी माँ को मेहमानों की नज़र से दूर एक कोठरी में सुला दिया था ताकि वे चीफ के सामने आधुनिक और प्रगतिशील दिख सके। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि लोग ना, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सोसाइटी में रिप्रेजेंट ही नहीं करते अच्छे से। उन्हें लगता है कि इससे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसी सेम यहाँ पर बात है कि उसने ना, चीफ नाम का एक व्यक्ति था, उसके सामने अपनी इज्जत दर्शाने के लिए उसने क्या करा कि अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया, एक तरीके से सुला दिया। जब सामनाथ बरामदे में पहुँचते तो वह अपनी माँ को उस स्थिति में देखते हैं जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी। फिर एकदम से ही वो बरामदे में पहुंचे जहाँ पर उन्होंने सुलाया था, तो वो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, मतलब सोचा भी नहीं था। यह दृश्य सामनाथ के उस दिखावे और स्वार्थ को उजागर करता है जिसके कारण उन्होंने अपनी माँ को उपेक्षित किया था। मतलब जो ये दृश्य है ना, वो मेनली उसी का ही कारण है जिसकी वजह से वो अपनी माँ को चीफ के आगे नहीं दिखाना चाहता था। आगे हमारा व्याख्या करेंगे हम, मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। सामनाथ जैसे ही बरामदे में पहुंचते हैं अचानक से रुक जाते हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया आगे आने वाले अप्रिय दृश्य के ओर संकेत करती है। मतलब जो ये पंक्तियाँ वो मेनली क्या बताती है हमें कि जब जो हमारे सामनाथ थे वो जैसे ही बरामदे में पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे मतलब जिसे देखकर उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी हो सकता है, या फिर जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। अगला हमारा पॉइंट है, जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। अब इसका मतलब क्या है, सामनाथ ने अपनी माँ की जो हालत देखी उससे वह बुरी तरह से घबरा गए थे। उनकी टांगें कांपने लगी जो उनके गहरे सदमे और डर को दर्शाती है। मतलब जैसे उन्होंने अपनी माँ की स्थिति देखी ना कि ऐसी स्थिति में मेरी माँ पड़ी हुई है, तो एकदम से वो पूरे घबरा गए, उनकी टांगें कांपने लगी, ऐसे जैसे सदमे लगने को हो जाता है ना वैसे। सारा नशा हिरण होने लगा का अर्थ है कि चीफ के आने की खुशी और दिखावे का उत्साह पल भर में गायब हो गया। मतलब जो दिखावा कर रहा था ना, वो सारा जो दिखावा था वो 1 मिनट में मिट्टी में मिल गया। ठीक है, उन्हें अपनी करनी का एहसास होने लगा। जो भी उन्होंने अपनी माँ के साथ गलत करा उस चीज़ का उन्हें एहसास हो गया। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, बरामदे में एन कोठरी के सामने माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। उनकी माँ उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी जिस पर उन्हें सुलाया गया था, जिस पर सुलाया गया था उस पर बैठी हुई थी। ज्यों की त्यों का मतलब है
उनकी स्थिर और असामान्य स्थिति पर जोर देता है। मतलब वो कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गई थी, ठीक है। और वो जो दृश्य देखने वाला था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, यहाँ माँ की असामान्य और असुविधाजनक स्थिति का वर्णन करता है। अब सिंपल सी बात है यार, कोई कंफर्टेबल जगह पर नहीं सो पा रहा है तो यार वो इधर से उधर तो हो गई ना, ठीक है। अगर कोई बंदा बेड पे सोएगा तो पूरा प्रॉपर लेट पाएगा, बट कुर्सी पे तो कुर्सी जैसे हिलती है तो उसकी साथ ही उसकी बॉडी की भी मूवमेंट होने लगेगी, ठीक है। तो वो अच्छे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी उनकी मम्मी। उनके पैर कुर्सी से सीट पर रखे हुए थे, जो सोने की सामान्य स्थिति नहीं है, ठीक है। उनका सिर एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहा था, ठीक है, जिससे उनकी बेसुध हालत का पता चलता है। मतलब भाई वो एकदम काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी, उनका सिर इधर से उधर हो रहा था, जो कि हमें दर्शाता है कि जो उनकी हालत थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा सही नहीं थी। और मुंह से लगातार खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। खर्राटों का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी वो। माँ के मुंह से लगातार खर्राटों की आवाज़ आ रही थी, जो यह दर्शाता है कि वह गहरी नींद में थी या बेहोशी की हालत में थी। यह स्थिति सामनाथ के लिए और भी चिंताजनक थी, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को मेहमान से छिपाने के लिए इस तरह कोने में डाल दिया। भाई मम्मी पापा को कभी भी रिप्रेजेंट करने से, मतलब लोगों के सामने दिखाने थे कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि मम्मी पापा हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी तो सब बाद में है। यहाँ पर चीफ के सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए सामनाथ ने यही करा है, ठीक है। निष्कर्ष कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है, यह अंश सामनाथ की स्वार्थी मानसिकता और अपनी माँ के प्रति उपेक्षा की मामलिक ढंग को प्रस्तुत करता है। हाँ भाई वो स्वार्थी तो था ही, जब अपनी उसकी माँ थी जो, उसे भी उसने कोठरी में सुला दिया ताकि चीफ के सामने उसकी इज्जत बनी रहे। अपनी माँ को इस हालत में देखकर सामनाथ का घबरा जाना उसके अंदर की दबी हुई मानवीय संवेदना को दर्शाता है, जो उनके दिखावे की इच्छा के कारण दब गई थी। जो भी उसकी मम्मी के प्रति उसके मन में प्यार था, वो एकदम से उभर के आ गया था जब उसने अपनी मम्मी को उस हालत में देखा था, ठीक है। तो जहाँ सामनाथ की पोल खुलने लगी, खुलने वाली है और उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का परिणाम सामने आने वाला है। तो ये मेनली कहानी हमें ये बता रही थी कि चीफ की दावत में ना, मतलब उस बंदे ने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करा कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा अमीर हूँ, बट वो रियली में नहीं था, ठीक है। और उसने इसलिए अपनी माँ को भी दुबको दिया, ठीक है। दुबका दिया मतलब सुला दिया कोठरी में जाके। और आप नोट से पढ़ लेना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला एक और हमें प्रसंग दे रखा है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सब प्रसंग की व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रसंग हमारा यहाँ से स्टार्ट है। मेरा विश्वास है कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और उसकी पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। अच्छी, हाँ भाई सही बात है। और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन या नीरस होते हैं, यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतम के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में भी कितना रस होता है। उनमें तो बहुत ही आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता। जाड़े में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं। बरसात में सड़े सिले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। सारांश यह है कि हरेक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। अब जो ये आपको पंक्ति दे रखी है, वैसे तो कुछ है नहीं, आप बना के इसमें लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जैसे कि मुझे समझ में आया, भी मैंने आंसर नहीं देखा, तो इसमें मेनली खाने के बारे में बात करी गई है, ठीक है। थोड़ा ये बात करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी जो चीज़ है वो अपने मन से करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वाद होता है और उसका जो मूल्य है वो हम किसी से भी नहीं तोल सकते। सबसे पहले लिखने का फॉर्मेट हमारा सेम ही रहेगा। सबसे पहले आएगा हमारा संदर्भ। यह अवतरण सरदार पूर्ण सिंह के प्रसिद्ध निबंध मजदूरी और प्रेम से लिया गया है।
ठीक है, लेखक हमारे सरदार पूर्ण सिंह हैं। इस निबंध में लेखक ने शारीरिक श्रम के महत्व, प्रेम और पवित्रता के साथ किए गए कार्य की महिमा और गरीबों के कष्टमय जीवन का मार्मिक चित्रण करा गया। मतलब जो काम प्रेम, ठीक है, और श्रम के साथ करा गया है, उसके बारे में महत्व बताया गया है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट, वो लिखा हुआ है हमारा प्रसंग, ठीक है। पहले भाग में लेखक उस भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम और पवित्रता के साथ किए गए कार्य में एक विशेष जीवनदायिनी शक्ति होती है, ठीक है भाई। वे होटल के नीरस भोजन की तुलना प्रियजन के हाथों से बने साधारण भोजन से करते हैं। भाई होटल में व्यक्ति कितना भी खा ले, लेकिन जो घर में स्वाद आता है ना, वो उसे कहीं भी नहीं आ सकता। दूसरे भाग में लेखक, अब पहले भाग में उन्होंने ये बताया, दूसरे भाग में लेखक समाज के गरीब और मेहनती वर्ग के दुखमय जीवन का चित्रण करते हैं, जो जीवन भर अभावों में जीते हैं और हर मौसम की मार सहते हुए भी मृत्यु के करीब पहुंचते रहते हैं। अब कुछ लोगों के बारे में भी बताया गया है कि जो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं और हर एक पल वो अपनी मृत्यु के करीब पहुंचते रहते हैं। मेनली मजदूरी होते हैं वो व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद हमने करी अब व्याख्या, ठीक है। मेरा विश्वास है कि जिस वस्तु में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और उसकी पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, ठीक है। तो ये आगे मैं नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट डिस्क्राइब कर देते हैं। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि जब कोई कार्य प्रेम और पवित्रता भावना से करा जाता है, पवित्र भावना से करा जाता है, तो उस वस्तु में कर्ता के हृदय की भावना सूक्ष्म रूप से सहमित होती है। अगर भाई तुम एक पेंटिंग है वो बहुत प्यार से बना रहे हो, और एक पेंटिंग है वो तुमने बेमन से बनाई, तो जो प्यार वाली पेंटिंग है ना वो अलग ही झलकेगी, ठीक है। यह भावना उस वस्तु को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। जो तुमने पेंटिंग बनाई है उसे एक विशेष शक्ति मिल जाएगी, वो अलग ही बंदा बता देगा कि भाई ये बढ़िया लग रही है, इसमें तूने मेहनत करी है। आगे, यह मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति का अर्थ है किसी साधारण वस्तु को भी प्रेम और भावना से असाधारण किया जा सकता है। ये मुर्दे वाली जो बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी काम प्रेम से करा जाए तो असाधारण से असाधारण काम, मतलब इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल वर्क भी पॉसिबल है, ठीक है। अगला है हमारा, होटल में बने हुए भोजन या नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। मतलब जो होटल में भोजन बनता है ना, उसमें इतना स्वाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ जो व्यक्ति है ना वो मशीन की तरह काम करता है। अब जो चीज़ होती है वो थोड़ा काम ही तो मन से हो सकता है। अब तुम पूरे दिन एक काम कर रहे हो तो वो मन से नहीं हो सकता हमारा। लेखक होटल में बने भोजन को नीरस बताते हैं क्योंकि वहाँ भोजन व्यावसायिक उद्देश्य से बनाया जाता है, मतलब बेचने के पर्पज से बनाया जाता है, जिसमें बनाने वाले की व्यक्तिगत भावना और प्रेम शामिल नहीं होता। तो प्रेम तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होता उसमें, खाली उसे बना के बेचना उसका मोटिव होता है। होटल में काम करने वाले लोग एक मशीन की तरह कार्य करते हैं जिससे भोजन की आत्मीयता और स्वाद की कमी होती है। मतलब एक मशीन की तरह बस काम करते जा रहे हैं। उनका ये मोटिव नहीं है कि भाई प्रेम डालना है इसमें, मुझे मन से बनाना है, अच्छे से करना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उन्हें बनाना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है। तो लेखक भी हमें यही बता रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, परंतु अपनी प्रियतम के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में भी कितना रस होता है। तो इस पंक्ति का मतलब है इसके विपरीत लेखक अपनी प्रियजन जैसे अपनी पत्नी, माँ, उनके हाथों से जो बना हुआ भोजन होता है ना वो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और उनसे उसे क्या मिलता है? संतोष मिलता है। संतोष मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। इसका कारण यह है कि उस भोजन को बनाने वाला का प्रेम और स्नेह मिला है। मतलब अगर माँ के हाथ का बना हुआ हम भोजन खा लेते तो हमें लगता है कि माँ का ये प्रेम है जो भोजन के द्वारा हमारे अंदर जा रहा है, पेट के अंदर, ठीक है। उनमें से बहुतों को आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढांकने को कपड़ा नहीं मिलता। इस पंक्ति का मतलब क्या है? यह पंक्ति समाज के गरीब और मेहनती लोगों को दयनीय स्थिति का चित्रण करती है, ठीक है। लेखक कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पूरे जीवन पर्याप्त भोजन भी, वस्त्र भी नहीं मिल पाते। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ना तो पूरी मात्रा में भोजन मिल पाता है जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था, और ना पूरी मात्रा में कपड़े मिल पाते जिससे कि वो अपने पूरे शरीर को ढक सके। पहली पंक्ति हमारी लिखी हुई है, जाड़े में सर्दी से अकड़ कर रह जाते हैं और गर्मी में सड़कों पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते हैं।
यह पंक्ति गरीबों के कष्टमय जीवन और अधिक स्पष्ट करती है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जो गरीब लोग होते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, वो सड़क पे इधर से उधर घूमते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ सो जाते हैं। ठीक है, वे सर्दी के मौसम में ठंड से ठिठुरते रहते हैं और गर्मी में धूप से भटकते हुए बेसहारा जीवन जीते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, तो ये सिंपल ही था काफ़ी ज़्यादा। अगली हमारी पंक्ति है, बरसात में सड़े सीले घरों में भीगे पड़े रहते हैं। बरसात के मौसम में उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है जब वे टूटे फूटे और नमी वाले घरों में भीगते हुए रहने को मजदूर हो जाते हैं। अब भाई सर्दी गर्मी में तो बाहर रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा बरसात का मौसम आ जाए तो उसमें तो रोड पे रह नहीं सकते, तो वो टूटे फूटे मकान में चले जाते हैं कहीं भी, जहाँ पर वो जो घर होता है उसमें पानी तो आ रहा होता है लेकिन उस मात्रा में नहीं आ रहा होता, कम आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ गीले रहकर अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, सारांश यह है कि हरेक ऋतु की तीव्रता में सबसे आगे मृत्यु के पथ का वही अनुगमन करते हैं। लेखक अंत में यह सार प्रस्तुत करते हैं कि गरीब और मेहनती वर्ग हर मौसम की कठिनाइयों का सामना करते हुए लगातार मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। मतलब भाई, अब वो अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल तो रख नहीं पा रहे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जैसा उन्हें मिल रहा है वो वैसा पहन रहे हैं, जैसा उन्हें मतलब कंडीशन मिल रही है वो उसी को ही स्वीकार कर रहे हैं। तो वो डे बाय डे अपनी डेथ के पास जाते रहते हैं, मतलब अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं हर दिन के साथ। उनकी जीवन परिस्थितियाँ इतनी कठिन होती है कि वे हमेशा बीमारियों और अभावों के शिकार होकर जल्द ही काल के ग्रास बन जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो आप इसमें बना के भी लिख सकते हो भाई, जो गरीब लोग हैं उनका जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कष्टमय होता है, कष्टों से भरा हुआ होता है। ठीक है, और उनका जो हर एक दिन है वो उन्हें मृत्यु की ओर खींचता रहता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। बरगद, तो वही है भाई, प्रसंग दे रखा है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में आकर लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, हंसते हैं, वे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली महज पानी देने से नहीं पनपती। फिर नली छोड़कर करमचंद से मैं कहता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उससे वह सैरता नहीं आएगी। हमारा यह परिवार बरगद के समान पेड़ की भांति है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि अगर एक बार पेड़ की जो डाली है वो टूट जाती है तो उसे कितना भी पानी दे लो वो दोबारा जैसे पहली कंडीशन में थी वैसी कंडीशन में नहीं हो सकती। तो इसमें लेखक ने भी यही बोला है कि जो हमारा परिवार है वो भी एक पेड़ की डाली की तरह ही होता है। तो लिखने का हमारा फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले आएगा हमारा संदर्भ। यह पंक्ति प्रसिद्ध नाटककार भीष्म साहनी के नाटक माधवी से ली गई है। ठीक है भाई, भीष्म हमारा लेखक है। यह नाटक महाभारत की एक उपकथा पर आधारित है और इसमें प्रतिशतात्मक समाज में स्त्री की विश्वता और शोषण को दर्शाया गया है। मतलब स्त्री के ऊपर जितना भी वो करा जाता है ना शोषण, उसको दर्शाया गया है। यह कथन नाटक के एक महत्वपूर्ण पात्र महाराज ययाति का है। भाई अजीब सा नाम है थोड़ा सा। ठीक है, प्रसंग, महाराज ययाति अपनी पत्नी माधवी को अपने पुत्रों के लिए बारी बारी से 4 अलग अलग राज्यों को सौंपने के बाद अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे हैं। ठीक है, तो जो महाराज ययाति है, ठीक है, वह अपनी पत्नी माधवी को अपने पुत्रों के लिए बारी बारी से 4 अलग राज्य को सौंपने के लिए बाद अपना पश्चाताप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ है, वह अपने पुत्रों के प्रति अपने स्वार्थी और अनुचित व्यवहार को याद कर रहे हैं। मतलब जो भी उन्होंने गलत काम करा है ना, उस व्यवहार को याद कर रहे हैं। इस कथन के माध्यम से वह अपने परिवार की वर्तमान स्थिति, मतलब जो करंट में स्थिति चल रही है और उसमें आई दरार को एक टूटी हुई डाली के उदाहरण से समझा रहे हैं। मतलब जो ऊपर एग्जाम्पल चल रहा था ना बरगद के पेड़ का, ठीक है, तो वो ही
अपने परिवार को उससे ही कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे महाराज है, इसमें ययाति। ठीक है, याद रखना नाम भाई। अब हम इसकी करेंगे व्याख्या। ठीक है, बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में आकर लगा दी और उससे पानी दे रहे हैं। वे नहीं जानते पेड़ से टूटी डाली महज पानी देने से नहीं पनपती। तो इसका मतलब क्या है, महाराज ययाति यहाँ अपने उस प्रयास का उपहास कर रहे हैं, मतलब जो भी उन्होंने प्रयास करा है उसका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार को फिर से जोड़ने या उसमें खुशहाली लाने की कोशिश करी। ठीक है, जबकि उन्हें स्वयं ही उसने तोड़ा था, मतलब खुद ही तो अपने परिवार को तोड़ा, फिर कोशिश कर रहे हैं कि उसे जोड़ दें। बरगद की पूरी डाल लाकर आंगन में आकर लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं, यह एक व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण कार्य है। मतलब एक बार पेड़ की डाली तोड़कर फिर तुम पेड़ की डाली दोबारा लाकर लगा रहे हो, तो ये तो एक पागलों वाली हरकतें है ना। केवल पानी देने से वह दोबारा जीवित नहीं हो सकती और ना ही फल फूल सकती। उसी प्रकार उनके द्वारा किए गए कार्यों के बाद उनका परिवार अब पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब एक बार अगर हमने कुछ गलती कर दी ना, तो भाई उस गलती को दोबारा सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पंक्ति में यही बताया हुआ है। हंसते हैं, यह हंसी उनकी निराशा, पश्चाताप और अपनी मूर्खता पर है। ठीक है, जो वो हंस रहे हैं ना पंक्ति के अंदर, वो अपनी मूर्खता के ऊपर ही हंस रहे हैं। हुक्का गुड़गुड़ाते हैं फिर नली छोड़ करमचंद से, मैं कहता हूँ ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। हुक्का गुड़गुड़ाने उनकी गहरी सोच और उदासी को दर्शाता है। मतलब जो हुक्का गड़गड़ाने वाली पंक्ति है वो इस चीज़ को दर्शा दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। करमचंद से बात करना यह इंगित करता है कि वे अपनी भावनाओं को किस करीबी से साझा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है, एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई, यह एक अटल सत्य है जिसे वह अपने परिवार के संदर्भ में व्यक्त कर रहे हैं। उनके द्वारा की गए अन्य स्वार्थ के कारण उनके परिवार संबंध टूट गया। मतलब उनके स्वार्थ के कारण ना उनका जो परिवार का अच्छा संबंध था वो टूट गया, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। इस पंक्ति का मतलब है कि बाहरी प्रयास या दिखावटी स्नेह अब उस स्वाभाविक प्रेम और जुड़ाव को वापस नहीं ला सकता जो पहले था। मतलब एक बार अगर किसी से मन का रिश्ता टूट जाता है तो वो पहले जैसा नहीं बन सकता, चाहे हम कितना भी दिखावा कर ले। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। महाराज यतीत अपने परिवार की तुलना एक विशाल और मजबूत बरगद के पेड़ से करते हैं जो कभी एकता और स्तर का प्रतीक होता था। ठीक है, महान पेड़ की भांति है यह अतीत और उस गौरवशाली स्थिति को याद दिलाते हैं जब उनका परिवार एकजुट था। तो बरगद की पेड़ से दो वे में करी जा रही है, एक तो कि एक बार जुड़ गया तो जुड़ा रहेगा, लेकिन एक बार टूट गया हम उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जो बरगद का पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली होता है। ठीक है, मतलब जो बड़ा पेड़ होता है, महान पेड़, तो गौरवशाली होता है। तो उसी की तरह जो उनका परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा एकजुटता पेड़ की टहनियों की तरह है। जैसे पेड़ की टहनी आपस में जुड़ी होती है, पूरा मिलकर एक पेड़ बनाते हैं ना, तो उसी की भांति उन्होंने भी अपने परिवार को कंपेयर करा था। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सप्रसंग की व्याख्या कीजिए। ये भी हमारा सप्रसंग दे रखा है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। लिखा हुआ है, केवल उसके स्वभाव में अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वह दोष की सीमा तक पहुंच जाती थी। गहने भी उसकी माँ ने कम नहीं छोड़े थे। विवाह संबंध उसके जन्म के पहले ही निश्चित हो गया था। 5वें वर्ष में ब्याह भी हो गया, पर गहने नहीं गोने से पहले ही वर की मृत्यु ने उस संबंध को तोड़कर जोड़ने वालों का प्रयत्न निष्फल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार उच्च वर्ग की स्त्री की गृहस्थी बसा लेना कलंक है, उसी प्रकार नीच वर्ग की स्त्री का अकेला रहना सामाजिक अपराध है।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है संदर्भ। लिखने का हमारा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। सबसे पहले संदर्भ, यह पंक्ति शिवानी के उपन्यास कृष्णाकली से ली गई है। लेखक का नाम है हमारा, लेखिका का नाम है हमारा शिवानी, और उसकी जो कविता है, जो भी है उपन्यास, उससे ये ली गई है जिसका नाम है कृष्णकली। यह उपन्यास एक ऐसी स्त्री के बारे में है जो समाज के नियमों से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती है। यह अंश उस मुख्य स्त्री के बारे में बताता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका ऊपर वाला। प्रसंग लिखेंगे, यहाँ लेखिका उस स्त्री के स्वभाव और उसकी हालत के बारे में बता रही है। ठीक है, उसमें बहुत अभिमान है जो कभी कभी बुराई जैसा लगता है। मतलब जो भी बंदा सारी चीज़ों से अलग हटकर कुछ काम करता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसमें अकड़ आ गई है, लेकिन वो अकड़ नहीं आई। वो बंदा अपने आप को उन दूसरों से अलग करना चाहता है। ऐसी इस स्टोरी में बताया गया है इस स्त्री के बारे में। उसे अपनी माँ से बहुत सारे गहने मिले थे। उसका विवाह बचपन में ही तय हो गया था और 5 साल की उम्र में भी हो गया, लेकिन गोने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिससे वह रिश्ता टूट गया। उस समय समाज में उच्च वर्ग की विधवा का दोबारा शादी करना बुरा माना जाता था। मतलब दोबारा शादी करना बुरा माना जाता था उस टाइम पर। उसी तरह निम्न वर्ग की स्त्री को अकेले रहना भी समाज में गलत माना जाता था। उच्च वर्ग में मतलब जो ऊंचे लोग थे वो दोबारा शादी करना गलत मानते थे, और जो नीचे वर्ग के लोग थे, मतलब नीचे जात के लोग थे, वो अकेला रहना भी बुरा मानते थे। अब करेंगे हम व्याख्या, मतलब डिस्क्राइब करेंगे हर एक पॉइंट को। केवल उसके स्वभाव में अभिमान की मात्रा इतनी थी कि वह दोष की सीमा तक पहुंच जाती थी। उस स्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा गर्व था। पहली लाइन तो ये हो गई हमारी। यह गर्व इतना ज़्यादा था कि कभी कभी यह बुराई जैसा लगता था। मतलब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था भाई। गहने भी उसकी माँ ने कमी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, उसकी माँ ने उसे बहुत सारे गहने दिए थे। इसका मतलब है कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं थे, मतलब पैसा अंधा था उनके पास। विवाह संबंध उसके जन्म के पहले ही निश्चित हो गया। 5वें वर्ष में ब्याह भी हो गया। ठीक है, गोने से पहले उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे कि उसका जो रिश्ता था वो टूट गया। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है? उसका विवाह उसके पैदा होने से पहले ही हो गया था। उसकी शादी 5 साल की उम्र में हो गई थी। ठीक है, लेकिन गोने, अब ये गोने गोने वर्ड बारंबार आ रहा है, इसका मतलब होता है विदाई। मतलब विदाई से पहले ही, मतलब जैसी उसकी विदाई होती घर से, उससे पहले उसके पति की मृत्यु हो गई। मतलब पत्ता कट गया, इसलिए वह रिश्ता टूट गया और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश सफल नहीं हुई। अगली हमारी पंक्ति थी, ऐसी परिस्थितियों में जिस प्रकार उच्च वर्ग के लोग गृहस्थी बसा लेना कलंक मानते हैं, उसी प्रकार के लोग अकेला रहना भी, जो निच वर्ग के लोग हैं वो अकेला रहना भी कलंक मानते हैं। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है? उस समय के समाज के उच्च वर्ग में विविधता दोबारा शादी करना शर्मनाक माना जाता था। कि मतलब एक बार एक स्त्री या फिर किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट गया, ठीक है, या फिर उसका जो पति है वो मर गया और वो दोबारा शादी कर रही है, तो ये शर्मनाक माना जाता था। और नीचे वर्ग की बात करें तो अकेली अगर औरत कोई रह रही है या फिर, ठीक है, अगर उसके पति की मृत्यु हो गई है तो वो भी गलत माना जाता था। इसलिए वह स्त्री एक ऐसी मुश्किल स्थिति में फंस गई थी जहाँ उसे कुछ भी करना आसान नहीं था। मतलब अगर शादी करे तो शर्मनाक, अगर ना करे तो भी शर्मनाक। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? यह अंश उस स्त्री के चरित्र, उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी मुश्किलों सामाजिक हालात को दिखाता है। उस समय के कठोर सामाजिक नियम की विविधता स्त्री के जीवन को बहुत कठिन बना देती है। ठीक है, तो एक तरीके से कंक्लूज़न की अगर हम बात करें तो जो पहले के जो नियम थे ना, वो स्त्री के लिए काफ़ी कठोरदायक थे कि अगर वो इस काम को करे तो भी दिक्कत में, इस काम को करे तो भी दिक्कत में। ठीक है, तो हर एक दिन उनकी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा कठोर था, दुखमय था, और जो नियम थे वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कठोर बना रखे थे, जिनके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। आप जैसे समझे ही होंगे इस पंक्ति में। मेनली हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं, सुनो एक बात, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि आधे बच्चों के पास अभी भी बुक नहीं होगी, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस चल क्या रहा है। तो मेनली हमारी 4 इकाई है। ठीक है, इकाई 1 में हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय, कहानी, संस्मरण, निबंध, एकाकी, इसके बारे में बताया गया है। इकाई 2 में उसने कहा था, चीफ की दावत, इस वाली कहानी को बताया गया है।
ठीक है। इकाई 3 में निबंध एक दूरदशा इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। मजदूरी और प्रेम इसके बारे में बताया गया है इकाई 3 में। और इकाई 4 में बताया गया है अन्यगत विधाएँ, बिबिया स्टोरी। आपने जितने भी सारे टॉपिक है मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कराए हैं ऊपर, आपने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लग रहा होगा जो अलग है। सूखी डाली ये भी कवर कराया है मैंने। तुम्हें क्या करना है कि हर एक टॉपिक को ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इन सब का अच्छे से ओवरव्यू ले लेना है। बुक का PDF डाउनलोड कर लेना अगर हो ना तो, ठीक है। तो अच्छे से नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेना है। उससे क्या पता होगा आपका फ़ायदा क्या होगा। मेनली आपका फ़ायदा होगा कि आपको ना सारा सिलेबस समझ में आ जाएगा और थोड़ा थोड़ा आपका जो सारा सिलेबस है वो प्यार से कवर हो जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी अगर वो पेपर में बाय चांस हट के आ गई, वैसे तो आएगी नहीं, अगर बाय चांस हट के आ गई तो आप उसे कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सिलेबस को एक बार देखो और इसके ऊपर ऊपर से टॉपिक को एक बार पढ़ लो दोबारा, ठीक है। अगर टाइम है तो आपके पास, अगर टाइम नहीं है तो खाली नोट्स को रिवाइज करके चले जाना, आप 100% पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मेन बात, नोट्स को 100% परचेज कर लेना भाई, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके। पेपर के बाद आप ही कमेंट करोगे कि भैया जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया आपकी वजह से। नोट्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 29 रुपीज़ है, ठीक है। नोट्स को परचेज करके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करो, कुछ भी कमी मत छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ दो भाई, क्योंकि सारी चीज़ें ना पार्ट टाइम की है। आगे जो तुम्हें ज़िंदगी में काम आएगी वो तुम्हारी पढ़ाई है। अभी अपना जो सारा फोकस है ना, जितना भी तुम ये फ़ोन चलाते हो, ये इन सारी चीज़ों से हटा दो भाई। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है सब हटा दो। तुम्हारे पास 1-2 दिन बच रहे पेपर को लेके, एग्ज़ाम को लेके, इन 1-2 दिन में अपनी पूरी मेहनत लगा दो, ताकि जब रिज़ल्ट आए ना तो उसमें ER लिखा ना आए, सब में लगभग तुम्हारा पास ही आए। मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छे मार्क्स आए। तो नोट्स परचेज कर लेना और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो और पेपर में फोड़ के आओ। एट द एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। भी मैंने चीज़ें बताई है उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली उनके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।